कतर के बाद अब पाकिस्तान। जी हाँ, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और इजराइल के दरमियान एक डिप्लोमेटिक वॉर का आगाज हो रहा है और ये डिप्लोमेटिक जंग मल्टीपल फ्रंट्स पर लड़ी जा रही है, चाहे वो कतर के अंदर हो, चाहे वो इजराइल या पाकिस्तान के अंदर हो, या अमेरिका में यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान और इजराइल के दरमियान एक फ्रेश डिप्लोमेटिक फाइट, जो कि एक रेयर मोमेंट है, इससे पहले बहुत कम देखा गया है। हम देखेंगे कि इजराइल की जानिब से क्या स्टेटमेंट्स आ रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान इजराइल के खिलाफ किस तरह एक महाज बनाने की कोशिश कर रहा है, किस तरह यूनाइटेड नेशंस में दोनों मुल्क आमने सामने आए हैं और दोनों के प्राइम मिनिस्टर्स एक दूसरे के खिलाफ क्या कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे और एंड पर हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान की इस दिलेरी की क्या रीज़न है। मतलब जहां हम देखते हैं कि अरब ममालिक थोड़ा सा इंटिमिडेटेड नज़र आते हैं इजराइल से, पाकिस्तान इतना खुलकर क्यों खेल रहा है, और इसमें अरब्स के लिए भी लेसन्स हैं और अरब्स को इस सिलसिले में क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। यूनाइटेड नेशंस वाले वाक़े की बात करने से पहले हम थोड़ा सा नज़र डालेंगे शहबाज शरीफ के कतर के विजिट पर, जहां पर उन्होंने कतर के अमीर से मुलाकात की और पाकिस्तान की फुल सपोर्ट की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कतर की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की रिस्पेक्ट करता है और इजराइल ने जो कतर की सॉवरेनिटी को चैलेंज किया है, पाकिस्तान इसके खिलाफ खड़ा है। पाकिस्तान हर पॉसिबल वे में इजराइल की कंडेमनेशन करता है और पाकिस्तान इस हवाले से अरब ममालिक और इस्लामी दुनिया के साथ खड़ा है। और वहां पर अरब मुस्लिम इत्तेहाद की रीन्यूड एफर्ट्स के हवाले से बात हुई कि हमें एक बार फिर बैठना चाहिए और इस हवाले से हल निकालना चाहिए कि इस एग्रेशन का किस तरह मुकाबला किया जाए। हम में से किसी भी मुल्क की बारी आ सकती है नेक्स्ट, और इस हवाले से एक यूनाइटेड फ्रंट के तौर पर इमर्ज होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि कतर से इजहार यकजहती के लिए बहुत से मुल्क पहुँचे हैं दोहा, जहाँ पर उन्होंने अमीर से मुलाकात की है और अपनी सपोर्ट की यकीन दहानी कराई है। और पाकिस्तान इन कोशिशों में काफ़ी आगे आगे नज़र आता है। अब यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान ने क्या किया है, एक इजलास हो रहा था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, सिचुएशन इन द मिडल ईस्ट उसका टाइटल था, और इसमें बहुत से ममालिक ने इजराइल को कंडेम किया है। और ये सेशन अल्जीरिया, पाकिस्तान और सोमालिया की रिक्वेस्ट पर कॉल किया गया था, जिसमें फ्रांस और यूके की भी सपोर्ट शामिल थी कि इस पर डिस्कस किया जाए इस एग्रेशन के हवाले से। तो पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं यूनाइटेड नेशंस में, आसिम इफ्तिखार अहमद, उन्होंने वहां पर कमाल कर दिया है और इजराइल को एक रियलिटी चेक दिया है, पूरी दुनिया के सामने उनको जलील और रुस्वा किया है। उन्होंने कहा कि इजराइल का ये हमला एक नंगी जारियत है और एक इल्लीगल असॉल्ट है, जो कि एक आइसोलेटेड वाकया नहीं है। ये एक कंसिस्टेंट पैटर्न है एग्रेशन का और इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी का, जो इजराइल बार बार करता रहता है और उसको दोहराता है, जिससे इस पूरे खित्ते की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी अंडरमाइन होते हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल ने एक रेजिडेंशियल इमारत को निशाना बनाया दोहा में, जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की खिलाफ वर्जी है, और इजराइल का ये एक्शन ग्लोबल डिप्लोमेसी पर एक बहुत बड़ा हमला है जिसका इसको जवाब देना चाहिए। और पाकिस्तान ने कहा कि इजराइल ने कतर पर उस मौके पर हमला किया है जब कतर पीस एफर्ट्स के लिए अपनी सारी कोशिशें कर रहा था, सिंसियर एफर्ट्स के साथ आगे बढ़ रहा था, और उस पीस प्रोसेस को सबुटाज किया है इजराइल ने। अभी हम देखेंगे कि इजरायली एम्बेसडर ने यहाँ पर किस तरह रिस्पॉन्ड किया है और उसको पाकिस्तान ने फिर किस तरह दोबारा रिस्पॉन्ड बैक किया है। और साथ ही पाकिस्तान ने याद दिलाया कि इजराइल का ये एक्शन यूएन चार्टर की भी खिलाफ वर्जी है और ये एक्शन किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं है, जिसने इंटरनेशनल लॉ, डिप्लोमेसी और ह्यूमैनिटी सब की धज्जियां उड़ाई हैं। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को ये भी याद दिलाया कि इजराइल का ये एक्शन एक कंसिस्टेंट पैटर्न है, जिसके तहत ये दुनिया के दूसरे ममालिक की टेरिटोरियल इंटेग्रिटीज की भी धज्जियां उड़ा रहा है, जिसमें फ़लस्तीन, सीरिया, लेबनान, ईरान और यमन शामिल हैं। इजरायली एम्बेसडर की जब बारी आई तो उन्होंने इजराइल के एक्शंस को इस तरह जस्टिफाई करने की कोशिश की कि देखो, अमेरिका ने भी उसामा बिन लादेन को टारगेट किया था किसी दूसरे मुल्क में, क्योंकि वो एक टॉप दहशतगर्द था, और पाकिस्तान में उन्होंने स्ट्राइक की, जिसकी वजह से ये जस्टिफाई हो जाता है कि दहशतगर्द, उनकी नज़र में जो दहशतगर्द कहीं भी है उसको टारगेट करना जस्टिफाइड है। और इससे पहले याद रहे नेतन्याहू का भी एक बयान आया था, उसमें भी वो बिल्कुल इसी तरह से जस्टिफाई कर रहे थे अपने कतर के हमले को। ये 2 दिन पुरानी बात
آتا ہے اور اس ویڈیو سٹیٹمنٹ میں انہوں نے 2 بار پاکستان کا نام لیا کہ امریکہ نے بھی ایک دہشت گرد کو ٹارگٹ کرنے کے لیے پاکستان کی ساورنٹی کو وائلیٹ کیا تھا. So we did exactly what America did when it went after the terrorists, the Al-Qaeda terrorists in Afghanistan, and after they went and killed Osama bin Laden in Pakistan. Now the various countries of the world condemn Israel. They should be ashamed of themselves. What did they do after America took out Osama bin Laden? Did they say, oh, what a terrible thing was done to Afghanistan or to Pakistan? No. They applauded. They should applaud Israel for standing and up to these same principles and carrying them out. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. اب ایسے لگ رہا ہے کہ بھارت شاید اسرائیل کو اس طرح کے سٹیٹمنٹس دینے پر مجبور کر رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے کبھی بھی یہ مناسب نہیں سمجھا کہ پاکستان سے ڈائریکٹلی انگیج کیا جائے. ایون سٹیٹمنٹس میں بھی پاکستان تو اکثر ان کی کنڈیمنیشن کرتا رہتا ہے، لیکن اسرائیل نے ہمیشہ پرہیز کیا ہے، کیونکہ ہم نے کئی ویڈیوز میں ڈسکس کیا ہوا ہے کہ اسرائیل اپنے لیے زیادہ محاذ نہیں کھولنا چاہتا. وہ اپنے امیجیٹ نیبرز کو پہلا تھریٹ سمجھتا ہے، لہٰذا وہ ان سب کو نیوٹرلائز کرنے میں لگا ہوا ہے. اور پاکستان اس ریجن سے تھوڑا دور ہے، لہٰذا وہ پاکستان کو ڈائریکٹلی انگیج یا ٹارگٹ نہیں کرتے. اور اس وقت ہم پوری دنیا کو دیکھیں تو اسرائیل پر وہ تنقید کر رہے ہیں، اسرائیل کے ایکشنز پر. عرب دنیا، ایسٹ ایشیا، یورپ اور ایون امریکہ بھی کسی حد تک، کہ اسرائیل کا یہ ایکشن یونیلیٹرل تھا جس سے امریکہ اور اسرائیل دونوں کے انٹرسٹ انڈرمائن ہوتے ہیں. یہ ٹرمپ نے کہا ہے، ٹرمپ کے ترجمان نے. اور صرف انڈیا ہے جس نے کھل کر اس کی تنقید نہیں کی. اور پوری دنیا میں اسرائیل کا ایک کھلم کھلا جو سپورٹر ہے وہ بھارت ہی نظر آتا ہے. جہاں پوری دنیا اسرائیل کو لتاڑ رہی ہے، وہاں بھارت اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آتا ہے. اور اس سے پہلے پاکستان پر الزام تراشی صرف بھارت ہی کرتا ہے پوری دنیا میں. اور اب اسرائیل کا پرائم منسٹر بھی بھارت جیسی زبان بولنا شروع ہو گیا ہے، اور اس کا پاکستان نے زبردست جواب دیا ہے. انہوں نے اپنے اٹیک کو اس طرح جسٹیفائی کیا کہ کویسچن یہ نہیں کہ ہم نے فورن سوئل میں ایک دہشت گرد کو مارا ہے. انہوں نے کہا کہ سوال یہ بنتا ہے کہ ایک دہشت گرد کو شیلٹر کیوں پرووائڈ کیا گیا. ان کے مطابق there is no immunity for بن لادن and there can be no immunity for حماس. یعنی ان کا کہنے کا یہی مطلب تھا کہ اسامہ بن لادن کے اسیسینیشن پر پوری دنیا خوش ہوئی تھی، تو حماس کے ٹاپ لیڈرز کی اسیسینیشن پر دنیا اس طرح کا رسپونڈ کیوں نہیں دے رہی، بلکہ ہمیں لتاڑی جا رہی ہے. یعنی آپ اسرائیل کا مائنڈ سیٹ دیکھیں، وہ اپنے آپ کو امریکہ لیول کی سپر پاور شو کرانا چاہتا ہے کہ امپیونٹی کے ساتھ وہ کہیں بھی اٹیک کر سکے. مطلب جو رولز بیسڈ آرڈر تھا جو امریکہ اور ویسٹ نے ہی کریٹ کیا تھا، اس کی خود ہی دھجیاں اڑا رہے ہیں یہ لوگ. پاکستان نے اسرائیل کی اسٹیٹمنٹ کو فوراً رسپونڈ بیک کیا اور اسے مذکّر خیز قرار دیا. پاکستان کا کہنا یہ تھا کہ دیکھو کہہ کون رہا ہے، جو کہ خود انٹرنیشنل لاس کی دھجیاں اڑاتے ہیں، جو کہ گلوبل ڈپلومیسی کے دشمن ہیں. وہ ہمیں بتائیں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے. پھر پاکستان نے بتایا، پاکستان کی جتنی قربانی ہے دہشت گردی کی جنگ کے حوالے سے پاکستان نے وہ ہائی لائٹ کی کہ ہم ہمیشہ ایک ٹاپ پارٹنر رہے ہیں، ایک گلوبل فرنٹ لائن سٹیٹ رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف. تم کون ہوتے ہو ہمیں بتانے والے؟ The representative of Israel perhaps did not listen attentively to all council members and other speakers. In our view, it is unacceptable, indeed ludicrous, for an aggressor, an occupier, a serial violator of UN Charter and international law, that is Israel, to abuse this chamber and disrespect the sanctity of this council, and this is not the first time. And by pointing fingers on others, baseless assertions primarily aimed at masking its own illegal actions and violations of international law. It is an occupier that does not listen to anyone, that does not pay heed to any advice, even from its friends, if there are any left, that refutes, and not just refutes, it threatens members of the international community, international media, international human rights and humanitarian organizations,
doesn't listen to the ICJ or the ICC and threatens the UN and its senior officials. And it does that with impunity. And like all occupiers, despite being the aggressor, it feigns and plays the victim. But today it is totally exposed. It is because of Israel that refuses to vacate its illegal occupation and that blatantly violates the resolutions of this council. It's because of that we have these discussions. Israel also chose to refer to an unrelated incident and make misleading remarks regarding Pakistan in an effort to justify its own illegal actions and violations of international law. The international community is well aware of Pakistan's frontline role and sacrifices in the international community's fight against terrorism. The entire world, including our partners, acknowledge that Al-Qaeda was largely decimated due to Pakistan's counterterrorism efforts. And we remain committed in this global, collective endeavor. We cannot accept insinuations from an irresponsible rogue state that is, in fact, the perpetrator of worst kind of state terrorism that we are witnessing in Gaza and, in fact, in the occupied Palestinian territories for decades. And we reject any false analogy, as has also been done by Qatar. For whatever way it interprets the statements in this council, the occupying power must go back and read carefully the statement issued by the Security Council today. पाकिस्तान का कहना था कि एक ऑक्युपायर एक सीरियल वायलेटर ऑफ यूएन चार्टर और सीरियल वायलेटर ऑफ इंटरनेशनल लॉ वो हमें बताएगा कि हमने क्या किया हुआ है। पाकिस्तान ने क्लियर कट कहा कि इजराइल इंटरनेशनल कम्युनिटी को थ्रेटन करता है और यूएन चार्टर की रिस्पेक्ट भी नहीं करता। पाकिस्तान के मुताबिक इजराइल जो कि एक अग्रेसर कंट्री है वो अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहा है दुनिया के सामने, लेकिन अब वो एक्सपोज हो चुका है। उसके बाद इजरायली एम्बेसडर एक बार फिर आया रिस्पॉन्ड बैक करने के लिए और इस बार उसने कहा कि मेरे अल्फाज की वजह से आप शायद ऑफेंड हो गए हैं, लेकिन मैं उसके लिए अपोलोजाइज करता हूँ, लेकिन मेरी बात हकीकत पर मबनी है। और इजरायली सफीर के मुताबिक द फैक्ट इज ओसामा बिन लादेन वाज किल्ड इन पाकिस्तान एंड नो वन कंडेम्ड द यूएस फॉर दैट। When other countries attack these guys, no one condemns them either. उनको यानी अमेरिका बहादुर को कंडेम नहीं किया जाता, हमें कंडेम किया जाता है। और साथ ही उसने मजीद कहा कि you cannot change the fact that Osama bin Laden was in Pakistan and was killed on your territory. When you criticize us, and I'm sure you will continue, think about the standards you apply to your country and the standards you apply to Israel. यहाँ पर कतर के प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे और उन्होंने भी इजराइल की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि तुम लोग इसकी जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते, तुमने पीस प्रोसेस के दौरान ये हमला किया है। और उन्होंने याद दिलाया इजराइल को यूएस की एफर्ट्स के बारे में कि जब यूएस और तालिबान के दरमियान हम मुज़ाकरात करवा रहे थे तो यूएस ने ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं की। तालिबान आज़ादी से इस पीस प्रोसेस में हिस्सा ले रहे थे, यूएस ऑफिशियल से मिल रहे थे, वो भी कभी अमेरिका के टॉप दहशतगर्द हुआ करते थे, लेकिन उन्हीं लोगों से अमेरिका ने हाथ मिलाया। और उस वक्त हमने ये सारा पीस प्रोसेस कवर किया था कि किस तरह अमेरिका ने हाथ मिलाया और अपने ट्रूप्स के बाहिफाजत इनखला की कोशिशें की जो किसी हद तक कामयाब भी हुई। कतर के मुताबिक द यूनाइटेड स्टेट्स हैज नेवर टारगेटेड द निगोशिएटर्स, यानी जिससे आप निगोशिएट कर रहे होते हो उसको टारगेट नहीं करते। इसके अलावा वहां पर चाइना के एम्बेसडर भी मौजूद थे और उन्होंने भी इसको कंडेम किया कि पीस एफर्ट्स के दौरान इस तरह का हमला किया गया जो पूरे प्रोसेस को तबाह बर्बाद करता है। चाइना ने कहा कि दिस इज एन एक्ट ऑफ बैड फेथ, irresponsibility and a deliberate sabotage of negotiations is indeed despicable. फ्रांस और यूके ने इन स्ट्राइक्स को काउंटर प्रोडक्टिव करार दिया। अमेरिका का भी यही कहना था कि ये यूनिलैटरल एक्शन इजराइल और अमेरिका दोनों के मफाद को अंडरमाइन करता है और अमेरिका की ये कंसिस्टेंट पोजीशन है। इसके अलावा अल्जीरिया और सोमालिया ने भी पाकिस्तान की तरह खुलकर इजराइल पर तनकीद की।
यूनाइटेड नेशंस का ये जो सेशन था मिडिल ईस्ट की सिचुएशन को डिस्कस करने के हवाले से, इसमें पाकिस्तान एक लीडिंग किरदार अदा करता हुआ नजर आया इजराइल के खिलाफ, और बहुत से ममालिक ने यहाँ पर पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाई और पाकिस्तान ने हाईलाइट की इजराइल की एग्रेशन, इजराइल की ऑक्यूपेशन पॉलिसीज और इस मसले के एक परमानेंट सोल्यूशन की अहमियत। पाकिस्तान ने अपने नैरेटिव को लीगल और डिप्लोमेटिक बेसिस पर रीज़न किया। कुछ लोगों के जहन में ये सवाल आता होगा कि इजराइल के हवाले से पाकिस्तान का जो कॉन्फिडेंस है और पाकिस्तान का जो स्टैंस है वो इतना क्लियर क्यों है एज कम्पेयर टू ये जीसीसी स्टेट्स जो कि डायरेक्टली इजराइल को फेस कर रही हैं और जो उस रीजन का पार्ट हैं, वो इतना खुलकर इजराइल की कंडेमनेशन क्यों नहीं कर पाती और इसके साथ ही वो अपना दिफा क्यों नहीं कर पाती। इसकी आधी रीज़न तो हमने इस वीडियो में बताई थी कि उनके जो सारे डिफेंस सिस्टम्स हैं और मिलिट्री इक्विपमेंट हैं वो इंडिजिनस नहीं है, वो अमेरिका पर डिपेंड करते हैं। और हमने क्लियरली इस वीडियो में देखा कि जब टाइम आया तो ये सारे सिस्टम्स कतर की एयर स्पेस को डिफेंड करने के बजाय उसके अटैक में लग गए, यानी उन्होंने उन स्ट्राइक्स को रोकने में कोई किरदार अदा नहीं किया उन सिस्टम्स ने जो कि कतर के दिफा के लिए नस्ब किए गए थे, क्योंकि वो सिस्टम्स अमेरिकन मिलिट्री ने नस्ब किए हुए हैं। सेंटकॉम की कतर में वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्री बेस है जिसका ज़्यादा काम कतर के तहफ़्फ़ुज़ के बजाय इजराइल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, और सेंटकॉम का मेन मकसद ही यही है कि इजराइल के साथ इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाना और इजराइल का दिफा करना अगर इजराइल को कोई भी थ्रेट लाहिक हो जाए। लेकिन जो बाकी जीसीसी कंट्रीज़ हैं, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, जिन सब ने अपनी मिलिट्री बेसिस यूएस को अता की हुई हैं, अगर उन पर इजराइल हमला करना चाहे तो अमेरिका उनको नहीं रोक पाएगा। तो ये सबसे बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से ये नहीं बोल पाते खुलकर या उस तरह के एक्शंस नहीं ले पाते, क्योंकि ये डिपेंडेंट है। पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड काफ़ी हद तक सेल्फ कैपेबल है मिलिट्री सिस्टम्स में, और पाकिस्तान ने अपने सिस्टम्स बनाए हैं, इसमें चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, टर्किश सिस्टम्स हैं, इनको पाकिस्तान ने फुली इंटीग्रेट कर लिया हुआ है अपने इस्तेमाल के लिए। पाकिस्तान की इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ भी हैं और बहुत सा मिलिट्री इक्विपमेंट पाकिस्तान दूसरे मुल्कों से भी बाय करता है। तो ये चीज़ पाकिस्तान को इन अरब ममालिक से सुपीरियर बनाती है। पाकिस्तान का सारा अपना सिस्टम, उसमें प्रॉपर इंटीग्रेशन है और इस्तेमाल करने वाले सारे पाकिस्तानी हैं, वहाँ पर सेंटकॉम के लोग नहीं बैठे हुए। और इसके अलावा हम एक न्यूक्लियर केपेबल कंट्री हैं जो अपने से 4 गुना बड़े दुश्मन को भी डिटर कर सकते हैं, और ये हमने देखा है मई में भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में जिस तरह जवाब दिया गया है भारत को। तो ये चीज़ अरब ममालिक के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि अगर आपने अपने दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाना है तो इंडिजिनस सिस्टम्स बनाने होंगे और उन दोस्तों के पास जाना होगा जो रिलायबल पार्टनर है। जैसे पाकिस्तान इंडिजिनस सिस्टम्स पर भी काम करता है और अब चाइना से ज़्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट ले रहा है, और चाइना अब स्टेट ऑफ द आर्ट मिलिट्री इक्विपमेंट बना रहा है जिसने वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को मात देनी शुरू कर दी है। J-10C ने राफेल्स को गिराया है। अरब रियासतों को यह देखना चाहिए कि किस तरह पाकिस्तान ने अपने से 4 गुना बड़े मुल्क को डिटर किया है, भारत को, और इसकी सबसे बड़ी रीज़न यही थी पाकिस्तान के मरबूत मिलिट्री सिस्टम्स जिनको पाकिस्तान खुद ऑपरेट कर रहा है। पाकिस्तान की एयरफोर्स को ही देख लें जिस तरह वो हरकत में आती है भारत के खिलाफ, और यहाँ पर इजराइल कभी जुर्रत नहीं कर सकता पाकिस्तान को चैलेंज करने की, क्योंकि उसे पता है कि हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं हैं, हम सेल्फ रिलायंट कंट्री है। इजराइल आकर तो दिखाए, उसे हम बताएंगे कि कैसे जवाब दिया जाता है। इजराइल ने अभी तक उन मुल्कों की सॉवरेंटी को चैलेंज किया है जिनकी एयरफोर्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स बहुत वीक हैं। वो पाकिस्तान आकर दिखाए ज़रा, उसे पता लग जाएगा कि एक तगड़े दुश्मन का सामना किस तरह किया जाता है। सीरिया के पूरे मिलिट्री इक्विपमेंट को तबाह बर्बाद कर दिया गया बशारुल असद के बाद। लेबनान के पास लूली लंगड़ी मिलिट्री है। यमन का हाल आपको पता है, सऊदी अरब ने उसको वैसे ही तबाह बर्बाद कर दिया वह बमबारी कर करके, और ईरान भी जिसके पास प्रॉपर एयरफोर्स नहीं है पाबंदियों की वजह से। तो ये वो सारे ममालिक हैं जिनकी सॉवरेंटी और जिनकी एयर स्पेस को ये चैलेंज करते हैं, और अभी कतर को किया है क्योंकि कतर डिपेंडेंट थे अमेरिकन पर, और ये चीज़ जाहिर करती है कि जीसीसी कंट्रीज़ इस वक्त फुली एक्सपोज्ड हैं, वो वल्नरेबल हैं कि किसी भी वक्त इजराइल उनकी सॉवरेंटी को चैलेंज कर सकता है। सिर्फ 2-3 ही हैं ये तगड़े मुस्लिम ममालिक जिनको चैलेंज करने से पहले इजराइल 100 बार सोचेगा, एक तुर्की और एक पाकिस्तान अगर इस रीजन की बात करें। और पाकिस्तान के लिए उनके ख्याल में हमने भारत को इम्बोल्डन करना है, भारत को तगड़ा करना है, भारत इनको संभाल लेगा, और हमारे सारे मिलिट्री इक्विपमेंट तो हैं ही भारत के लिए। तो ये चीज़ अब पूरी दुनिया देखेगी कि वो मुल्क जिन्होंने अपनी सारी भाग दौड़ अमेरिका बहादुर के हाथ में दी हुई है वो उनको बचाने नहीं आएगा मुश्किल वक्त में।
اس کے لیے آپ کو سیلف ریلائنٹ ہونا پڑے گا. اپنی اسٹریٹجک اسٹیبلٹی حاصل کرنے کے لیے آپ کو انڈیجنس سسٹمز کریٹ کرنے ہوں گے اور ریلائبل پارٹنرز کی طرف جانا ہوگا. اب جی سی سی کنٹریز بھی یہی سوچیں گے کہ اپنے ڈیفنس کے لیے وہ چائنا کی طرف دیکھیں. پاکستان سے وہ آلریڈی مدد لیتے ہیں. پاکستان، چائنا اور ان عرب ممالک کا ایک الائنس بننا چاہیے جس میں ایران بھی شامل ہو، اور ایک اسٹرانگ پیغام دینا چاہیے اسرائیل کو کہ اگر نیکسٹ بار تم نے شرارت کی تو اسی طرح سے جواب دیا جائے گا. اور یہ پاکستان نے کر کے دکھایا بھارت کے خلاف. پہلی دفعہ آئے تھے تو پاکستان نے ان کے 2 طیارے مار گرائے اور پائلٹ پکڑ لیا. اس بار 6 طیارے مار گرائے. بھارت کی وہ ٹیکٹیکل ڈیفیٹ پاکستان کی اسٹریٹجک وکٹری میں تبدیل ہو گئی. اور یہ پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ جب آپ کے پاس اسٹرانگ مسل ہو، جب آپ مضبوط آپ کا ڈیفنس ہو، تو اگلا 100 بار سوچتا ہے آپ پر حملہ کرنے کا. چائنا نے اس لیے اپنا ملٹری اکوپمنٹ دکھایا ہے پوری یو ایس آرمی کو کہ ساؤتھ چائنا سی میں جو آپ کے ارادے ہیں، ہمارے پاس پوری کیپیبلٹی ہے ان کو چیلنج کرنے کی. تو یہ چیز ظاہر کرتی ہے کسی بھی ملک کے اسٹرانگ ڈیفنس سسٹمز کی اہمیت کو، جو کہ عربز کو اب سمجھ لگے گا. وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم ٹریلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ جو کرتے رہے ہیں اس کے بدلے ہمیں ملٹری اکوپمنٹ ملتا ہے، امریکہ ہماری مدد کرے گا. اب آ گیا کانفلکٹ آف انٹرسٹ. اب دیکھتے ہیں کہ امریکہ ان کی کس طرح مدد کرتا ہے. آپ کے پاس ایک سسٹینیبل ملٹری ایکو سسٹم ہونا چاہیے جو کہ کمپلیکس تھریٹس کا سامنا کرنے کے لیے ہر دم تیار ہو. آپ کے پاس لانگ رینج سٹرائکس کی کیپیبلٹی ہو جو کہ ایران نے اسرائیل کو دکھایا ہے. آپ کے پاس ایک میزائل فورس ہو، آپ کے ایئر ڈیفنس سسٹمز مضبوط ہوں اور ایک اسٹرانگ ایئر فورس. یہ چیزیں آج کل کی ماڈرن وارفیئر کو ڈیفائن کرتی ہیں اور ان کا ہونا بہت ضروری ہے. آج کے دور کا ڈیفنس پراپر وار گیمنگ اور اسٹریٹجک پلاننگ سے بنتا ہے. یہ مذاق نہیں ہے اور اس کو کوئی دوسرا آپ کے لیے سر انجام نہیں دے سکتا. آپ کی ملٹی ڈومین ایکسپرٹیز ہونی چاہیے، چاہے نیوی ہو، آرمی ہو یا ایئر فورس ہو. اور سب سے ضروری، آپ کی ویسٹ پر ڈیپینڈنس کم ہونی چاہیے اور آپ کو نئے ریلائبل اسٹریٹجک پارٹنرز تلاش کرنے چاہیے. اور پاکستان نے یہ سب کچھ ٹائملی اچیو کر لیا ہوا ہے. ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں کیا آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں اسرائیل کبھی پاکستان پر حملہ کرنے کی جسارت کر سکتا ہے؟ کیا یہ جو ریزنز میں نے دی ہیں، جو کمپلیکس ملٹری انوائرمنٹ کو ہم نے ایکسپلین کیا ہے، کیا اس کے ہوتے ہوئے اسرائیل کبھی سوچے گا پاکستان کی طرف آنے کا، یا اسرائیل امپیونٹی کے ساتھ کہیں بھی اسٹرائک کر سکتا ہے، یا وہ پاکستان کی طرف آنے سے پہلے اس کے رسپانس کو بھی ذہن میں رکھے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کامنٹ کیجیے. اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لو، ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی، ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں.